नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से दीप प्रज्वलित किए। यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य के गौरव को आगे बढ़ाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सी विष्णुदेव साय पहुंचे और वहां पर कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। 11,000 दीपों से एकात्म पथ रोशन हुआ और आसमान भी रंग बिरंगी फुलझड़ियों से रोशन होता हुआ दिखाई दिया। तो आज छत्तीसगढ़ का 24वां स्थापना दिवस 24वें स्थापना दिवस की वर्षगांठ बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य की। तो रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और लोगों से मिले। तो वहीं एकात्म पथ को 11,000 दीपों से रोशन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़ की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? मनोज शुक्ला, लगता है मनोज शुक्ला से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 11,000 दीपों से एकात्म पथ को रोशन किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और लोगों से मिले हैं और लोगों को उन्होंने बधाई दी है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के जंजगीर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री यहां आदिवासी समाज की तरफ से आयोजित गोरा गोरी पूजन में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने प्रदेश की खुशहाली और मंगल कामना के लिए सोटा प्रहार सहने की परंपरा निभाई। बता दें कि दीपावली के मौके पर गोरा गोरी पूजन का विशेष महत्व है। दिवाली की आधी रात को गौरी गोरा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा का दौर शुरू हुआ, जो अगले दिन तक चला। जहां आधी रात को शुरू हुई पूजा के खत्म होने के बाद दिन भर प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गाना बाजा की धुन पर जसगीत गाते श्रद्धालु विसर्जन के लिए तालाब लेकर गए। छत्तीसगढ़ के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने एक हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले सेमरा गांव के 24 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई है। उनकी शिक्षा, रोजगार और विवाह की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। इसी के चलते दीपावली के अवसर पर विधायक मां भावना बोहरा के अपने गृह ग्राम रणवीरपुर में सेमरहा गांव के इन्हीं 24 बच्चों के साथ पूरे उत्साह से दीपावली मनाई। आतिशबाजी के साथ ही इन बच्चों ने विधायक भावना बोहरा के साथ भोजन किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। आप सभी को जय श्री राम। मेरे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। सभी जगह खुशहाली का वातावरण हो, यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको दीपावली की बहुत सारी बधाई और शुभकामना देते हुए सभी को हैप्पी दिवाली। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने से लगा हुआ है। उसके बाद भी प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बात कर राजधानी रायपुर की, तो बीते 4 दिनों में राजधानी में ही 6 लोगों की हत्या हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि जब राजधानी जैसी जगह पर 4 दिनों में 6 हत्याएं हो सकती हैं, तो प्रदेश का आखिर क्या हाल होगा।
राजधानी में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक है। वहीं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर में 4 दिनों में 6 हत्याएं होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। रायपुर अब मर्डरपुर बन चुका है। महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि रायपुर छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन चुका है और उड़ता पंजाब की जगह उड़ता छत्तीसगढ़ पिक्चर बनानी चाहिए। रायपुर में पिछले 4 दिनों में जिस तरह से 6 हत्याएं हुई है, ऐसा महसूस होता है कि रायपुर अब मर्डरपुर बन गया है और उड़ता पंजाब की जगह उड़ता छत्तीसगढ़ पिक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि रायपुर और छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन चुका है। सरकार नामक चीज छत्तीसगढ़ में बची ही नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरह से राजधानी में कई हत्याओं का मामला सामने आ चुका है? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है लगातार कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और वो सरकार पर कानून व्यवस्था को लेके बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन भी करती नजर आ रही। साथ ही साथ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का माहौल बन चुका है कि 4 दिनों में 6 हत्याएं राजधानी जैसी जगहों पर हो जाना कहीं न कहीं कानून की विफलता देखने को मिलती है, जिसको लेकर कानून को कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए मौका भी मिलता जा रहा है। इसी सब बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सरकार पर निशाना साधे हुए है और वास्तव में देखा जाए जिस प्रकार से राजधानी के हालात बन चुके हैं, 4 दिनों में दीपावली के दिन 24 घंटे में 4 मर्डर हो जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से कानून पर सवालिया निशान खड़ा होना भी लाजमी बन जाता है। और जो ऐसा भी नहीं है पुष्पेंद्र की यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर यहाँ के एसएसपी खुद रातों में गश्त करते हैं, चौक चौराहों पर मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मूड में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये हत्याएं हो रही उससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होना भी कहीं न कहीं लाजमी बन जाता है। इसी सब बात को लेकर कांग्रेस लगातार जो है हमलावर है सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल मनोज, और ये जो हत्याओं की वारदात सामने आई हैं, दीपावली के आसपास ये सभी हत्याएं हुई हैं, तो जहां सरकार पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर आदेश दे रही थी कि दीपावली के दिन सभी को सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अच्छे से पुख्ता किए जाने चाहिए, और आपने बताया कि पुलिस गश्त भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घटनाएं हुई हैं आखिर कहाँ चूक हुई है? पुष्पेंद्र, अब देखने वाली बात यह है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी दिख रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं और बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो नशे के आदी लोग हैं ये लोग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं जनता को इस बात से कोई लेना लादना नहीं, जनता को तो अपनी सुरक्षा से मतलब है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जो है चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही लगातार, और वास्तव में देखा जाए तो काफी बढ़ भी चुका है अपराध छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आए दिन तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है और इसी सब बात का फायदा विपक्ष को मिलता भी जा रहा है। जी मनोज, कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार पर, तो सरकार की तरफ से किसी नेता का पलटवार सामने आया है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, लगातार डिप्टी सीएम अरुण साव भी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते चले, वो पहले अपने कार्यकाल को देख ले, इस तरह की बयानबाजी होती नजर आ रही। लेकिन कहीं जनता इन सब चीजों को नहीं मानने वाली है, न जनता इन लोगों के बयानबाजी से संतुष्ट है। जनता जो अपनी आंख से देखती है उसी को ज्यादा समझने का प्रयास जनता करती है। और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की राजधानी का माहौल बन चुका है, आए दिन हत्याओं की बात सामने निकल कर आ रही, उससे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जनता के सवालिया निशान पर खड़ी है, जिसको लेकर लगातार प्रयास भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी है। आए दिन जो है चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, गाड़ियों चेकिंग रात के गश्त में खुद वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी चूक सामने देखने को मिल सकती है। जी चलिए मनोज, फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से ब्रजेश नाथ पांडे भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। ब्रजेश जी,
सबसे पहले तो राजधानी रायपुर में जिस तरह से ये हत्याओं की वारदातें सामने आ रही हैं, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? कानून व्यवस्था आखिर ध्वस्त मानी जाए? ब्रजेश जी, जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था, जिस तरह से राजधानी रायपुर में हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं, आखिर कहां चूक हो रही है? देखिए, चूक कहीं नहीं हो रही है। जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ था और अपराधियों का संरक्षण देने का कार्यक्रम चल रहा था, इस वजह से जो संरक्षण मिला ना 5 साल में, उनका उत्साह अभी थोड़ा देव सरकार को, साय सरकार को अभी 10 महीने हुए हैं, जिसमें कि लोकसभा के आचार संहिता लग गए और फिर अभी रायपुर दक्षिण में आचार संहिता लगा हुआ है। इस कारण थोड़ा सा अपराधी जो संरक्षण मिल रहा था ना, उसकी वजह से उत्साहित है और रायपुर की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रही है। निश्चित तौर पर ये चुनाव खत्म हो जाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई होगी और सारे लोग पकड़े जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से मोहम्मद फहीम शेख भी जुड़ चुके हैं। शेख साहब, जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी यहाँ ब्रजेश नाथ जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये पिछली सरकार में ये जो असामाजिक तत्व थे वो पाले गए थे, वही फिलहाल सामने आ रहे निकल कर। सर, अभी पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार की बात ना करें। जनता ने जो जनादेश दिया है ना, वो इस सरकार को दिया है ना। रायपुर राजधानी में जिस हिसाब से ये आचार संहिता की बात कर रहे हैं, आचार संहिता की क्या बात कर रहे हैं? राजधानी रायपुर में अभी क्या, जब गणपति जी का विसर्जन था, झांकी थी, तब आचार संहिता लगी थी। जिस हिसाब से ये घटनाएं हो रही तब क्या आचार संहिता लगी थी? और आचार संहिता में तो ये अपराध होना ही नहीं चाहिए, ये आचार संहिता का हवाला दे रहे। अरे ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से मेरे काबिल दोस्त आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं ना, इनसे पूछिए कि आचार संहिता में पुलिस ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है कि कमजोर होती है? बिल्कुल। आपको ये राजधानी की ये बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपकी ही न्यूज चैनल में चलाया गया था कि पत्रकारों के साथ मारपीट हुई गई और उरला थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई पत्रकार की, और आज तक उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। और वो ये बोल रहा है कि मैं बीजेपी के लोगों को पैसा देता हूँ, मैं एसपी को पैसा देता हूँ, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही। तो आप क्या हाल होगा आप जान सकते हो। तब तो आचार संहिता नहीं थी, और आचार संहिता में तो पुलिस ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है मेरे हिसाब से, अगर आप जानते हैं। नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, आचार संहिता में 4 लोग एक साथ खड़े तक नहीं हो सकते और हत्याओं का सिलसिला जारी है। भाई साहब, मेरे आचार संहिता का कहने का मतलब ही, जब आप दोनों समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊं? समझाइए। मैंने ये कहा कि सरकार काम नहीं कर पा रही है क्योंकि आचार, मैंने पुलिस के लिए नहीं कहा ये सब। अच्छा, आप उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रहे हैं। कोई नहीं, आप समझाइए। मैंने पुलिस के लिए क्या कहा? पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है रायपुर की पुलिस का। मैंने ये आप रिपीट करके देखिए मेरी बातों को। आप बिना सोचे समझे, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं आचार संहिता। अरे मैं निश्चित तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ कि आचार संहिता में पुलिस मुस्तैद रहती है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुस्तैद नहीं है और नहीं रही है, लेकिन आचार संहिता मैंने कहा सरकार के लिए कहा मैंने। बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जिस हिसाब से ये हत्याओं का दौर बढ़ रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस प्रशासन को क्या आदेश दिए गए हैं? आप लोग स्वयं दिखाते हैं कितने जगह की एसपी को हटाया गया, कितने जगह के कलेक्टर को हटाया गया, सस्पेंड किया गया। ये सरकार की ही कार्रवाई है ना। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि वहां बैठा हुआ पुलिस अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और सही आदमी को लेके आना है जो कि प्रशासन दुरुस्त रख सके, ऐसे लोग को ला रहे हैं। मैंने कहा अभी 10 महीना हुआ है, उसमें आचार संहिताओं के कारण सरकार काम नहीं कर सकी, मैंने ये कहा। चलिए शेख साहब, जैसी सरकार बनी ठीक है, लोकसभा का आचार संहिता लग गया था। ठीक है शेख साहब, जो अधिकारी हैं उनका फेरबदल का दौर जारी है, लेकिन ये हत्याएं अभी रोकने में नाकाम। मैं आपको बताऊंगा कि राजधानी में जो एसपी साहब है, जो निजात अभियान चला रहे हैं, आप ये बताइए वो चला रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं ये तो पता नहीं। और राजधानी में इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही है तो राजधानी के एसपी साहब को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? ये काबिल दोस्त मेरी जानकारी दे दे। फेरबदल हो रहा है ना अधिकारियों का, तो राजधानी के एसपी साहब को क्यों नहीं हटाया गया? और ये जो आपको कुछ दिनों पहले की घटना मालूम होगी कि एक क्लर्क ने आत्महत्या की, उसके बाद उन्होंने 10 महीने का सरकार का और 10 महीने के सरकार का तुलना कर लीजिए अपराधों में, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अंतर मत बताइए, ये जो अंतर आप बता रहे ना, अभी आपको अभी कुछ आप निकाल लीजिए जी का डाटा निकाल लीजिए, उसमें आप निकालिए, आंकड़ा मत बताइए। आप ये बताइए इतिहास में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बलौदा बाजार में एसपी ऑफिस और कार्यालय जला गया, आप बोलेंगे एसपी ऑफिस और कार्यालय जला गया?
जलाया गया। उसके बाद प्रशांत साहू को की कस्टडी में हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद बलरामपुर की घटना हत्या करता है व्यक्ति, किसके भड़काने पे घटनाएं हुई है, कौन जेल में, अच्छा जी, जेल में। अच्छा। और वहाँ पे जो लेटर, जो बीजेपी के नेताओं का लेटर गया था, जो बीजेपी के नेता खड़े हुए थे, जो बीजेपी के नेता परमिशन लिए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? खाना पूर्ति में जो अच्छे लोग हैं, परमिशन लेने में और व्यक्ति कार्रवाई करते भड़काने में और परमिशन लेने में बहुत अंतर होता है। अरे सर, जो भड़का रहे थे वहाँ, जिसका नेतृत्व करता होता है ना, जो नेतृत्व करता होता है ना किसी प्रोग्राम का, मेरे काबिल दोस्त, आपको मालूम होगा कि आप अगर किसी प्रोग्राम के नेतृत्व करता है ना, तो आपकी जवाबदारी बनती है उस प्रोग्राम को संचालित करना। पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी, है ना, तो उसपे तो कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस को सिखाएंगे कैसे कार्रवाई होगी, पूछताछ क्यों नहीं की? चलिए ब्रजेश जी और मोहम्मद फहीम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दिवाली में अगर कोई अवैध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपील की। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई करते हुए 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये असामाजिक तत्व गांव में माहौल खराब कर रहे थे और जुआ खेलकर समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से 66,490 रुपये जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। बलौदाबाजार जिले में फिर से एक बड़ा बवाल हुआ है। दिवाली की जश्न के बीच बीती रात कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम दामाखेड़ा में पटाखा फोड़ने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने आश्रम के अंदर बम फेंका और पत्थरबाजी भी की। घटना की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा और पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा रात में ही आश्रम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए दामाखेड़ा आश्रम पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यह मामला सिमगा थाना क्षेत्र का है। तो बलौदाबाजार का पूरा मामला है, जहां आश्रम में कुछ असामाजिक तत्वों ने जलता हुआ बम फेंक दिया, जिससे ये पूरा जो मामला है वो हुआ। ये बड़ी घटना हो गई और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बलौदाबाजार से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दामाखेड़ा आश्रम में कुछ उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला है। अभी तक पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि आश्रम में उपद्रवियों ने जलता हुआ बम फेंक दिया था, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो जिले में फिर से एक बड़ा बवाल यहां पर मचा हुआ है। दामाखेड़ा आश्रम में उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला है और आश्रम में उपद्रवियों ने जलता हुआ बम फेंक दिया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बलौदाबाजार की घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? आश्रम में कुछ उपद्रवियों ने जलता हुआ बम फेंक दिया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है। प्रदीप, तो दामाखेड़ा आश्रम में उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर आश्रम में कुछ उपद्रवियों ने जलता हुआ बम फेंक दिया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। राजधानी रायपुर में दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के जिलों में पटाखा दुकानें बेखौफ धड़ल्ले से चल रही हैं। आखिर जिले के जिम्मेदार अधिकारी पटाखा बेचने वालों पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय और शासकीय छात्रा कॉलेज परिसर में ही पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति दी गई, जबकि वहीं हॉस्पिटल भी है। हमेशा भीड़ भाड़ इलाके होने के बाद भी ऐसे रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण
कर बेखौफ बिक्री हो रही है, जहां एक चिंगारी ही कहर बरपा सकती है। पटाखा बेचने वालों पर अधिकारी मेहरबान हो रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में जो चिन्हांकित जगह होते हैं वहीं दिए जाते हैं। मुझे भी किसी ने बताया था कि लास्ट 2 इयर्स में, मतलब पिछले 2 साल में जो था, यही जो एरियाज है वहीं लोग कर रहे हैं। तो आपने अभी जिस तरह से इशू रेज किया है, उसके बाद जो है जो एसडीएम है और संबंधित सीएमओ है, उससे बेसिकली एक बार फिर से स्थल निरीक्षण करके अगर चेंज करना होगा तो हम चेंज करवा देंगे। राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में स्थित नाकोड़ा ज्वेलर्स और शंकर फर्नीचर के शोरूम में बीती रात को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी में गद्दों के एक शोरूम को भी भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 12 बजे की है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित इन शोरूम में आग इतनी तेजी से फैली कि चारों ओर लपेटे और धुआं दिखाई दिया। घटना के दौरान शोरूम के शटर बंद थे, जिसके कारण दमकल कर्मी अंदर पहुंचकर आग बुझाने में असमर्थ हुए। दमकल टीम ने बाहर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घटना में करोड़ रुपए के ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। वहीं भिलाई के सेक्टर 2 के सड़क 16 की एक बिल्डिंग के नीचे आज सुबह तड़के भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आगजनी में 5 गाड़ियां और एक साइकिल जलकर राख हो गई। आग की यह घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई, जब पास के एक बीएसपी कर्मी ने ड्यूटी पर जाते समय नीचे जलती हुई गाड़ियों को देखा और तत्काल आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। आगजनी की सूचना मिलते ही लोगों ने फौरन बाहर आकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। बीएसपी की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ियां और साइकिल पूरी तरह से जल चुकी थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।